गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक अबॉर्शन चल रहा था, ठीक है। अबॉर्शन के अंदर अपन टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में जिसमें इंड्यूस अबॉर्शन था। इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर अपन एमटीपी पढ़ रहे थे, ठीक है। इंड्यूस टाइप्स ऑफ अबॉर्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में अपन इंड्यूस अबॉर्शन पढ़ रहे थे और इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर अपन एमटीपी के बारे में पढ़ रहे थे कि एमटीपी क्या होती है। उसमें भी अपन ने एमटीपी के बारे में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद देखा था अपन ने अबॉर्शन के मेथड अपन पढ़ रहे थे कि अबॉर्शन मेथड जो पढ़ते थे जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अपन कंप्लीट कर दिया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शंस होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सर्जिकल और मेडिकल मेथड होते हैं। दोनों के अंदर सर्जिकल मेथड में होते हैं वो अपन 4 मेथड थे, वो 4 के चारों मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल मेथड के अंदर जो 2 टैबलेट्स थी उसके बारे में मैंने बता दिया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अपन ने पढ़ लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन ने पढ़ लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन ने बिटवीन द 2 डिवाइडेड वीक्स के अंदर डिवाइडेड किया था। एक तो क्या था 13 to 15 वीक्स के अंदर और एक क्या था 16 to 20 वीक के अंदर, जिसमें 13 to 15 वीक्स कंप्लीट हो गया। स्टार्ट कर रहे थे अपन सेकंड वाला जो 16 to 20 वीक, जिसमें मेडिकल मेथड अपना कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके अंदर अपन ने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था मेडिकल मेथड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कब देते हैं, कैसे देते हैं, वो अपन इसके अंदर देख चुके हैं। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों अपन देख चुके हैं। अब आज सेकंड अपन जो पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अंदर अपन देख रहे हैं मेथड ऑफ अबॉर्शन के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन मेथड देख रहे हैं, जिसमें मेडिकल मेथड, जिसमें सेकंड वन है अपना एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन ऑफ 0.1% एथाक्रिडिन लैक्टेट। मतलब एथाक्रिडिन लैक्टेट एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है अबॉर्ट किया जा सकता है। वो एक कैथेटर के थ्रू क्या इंस्टॉलेश किया जाता है, इंस्टेड एडमिनिस्टर किया जाता है। तो उसे एडमिनिस्टर करने के बाद 6 या 7 घंटे के अंदर या विद इन द, जिसके अंदर बात कर सकते हैं विद इन 12 and 48 आवर के अंदर अबॉर्ट हो जाता है, बच्चा बाहर क्यों निकल जाता है। साथ साथ में ऑक्सीटोसिन भी साथ साथ इसके अपन दे सकते हैं। तो फॉलिस कोथेटर के अब इसको कितना वॉल्यूम देना होता है वो अकॉर्डिंग टू किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो अपन ये ध्यान रखना कि जब ये सॉल्यूशन डालते हैं, बोल सकते हैं ये प्रोसीजर अपन करते हैं, तो इसमें भी ध्यान रखना होता है कि अपन को ये 15 वीक या बोल सकते हैं अपन 16 वीक या 14 वीक या 13 वीक इसके आसपास से अपन ये प्रोसीजर करते हैं। अबाउट द 20 वीक अपन कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें पहले अपन ने डिस्कस किया जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 16 to 20 वीक तक ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटर रहता है कि इसमें 15 वीक या 16 वीक तक या 14 वीक तक करें, तो ये वाला प्रोसीजर उसमें बहुत बेस्ट रहता है, जो ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहता है। तो इसमें देखते हैं अपन इसके अंदर देखते हैं कि एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन ऑफ 0.1% एथाक्रिडिन लैक्टेट के अंदर क्या करते हैं, यूजिंग ए नंबर ऑफ 60 नंबर पॉलिस कैथेटर, 16 नंबर का पॉलिस कैथेटर यूज करते हैं। ट्रांस सर्वाइकली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन द गेस्टेशन है। जो वॉल्यूम अपन डालेंगे इसके अंदर, जो पॉलिस कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करेंगे, इंस्टिलेट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि गेस्टेशन एज को डिटरमाइन किसके होगा, बाय द गेस्टेशन एज इन द वीक्स के अंदर, जैसे 10 वीक का हो गया, 12 वीक का हो गया, 13 वीक का हो गया, 16 वीक का हो गया। 16 वीक का आप सपोज करो तो मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से, तो कितना हो गया 16 to 10 160 हो गया। तो अपन मैक्सिमम वॉल्यूम कितने रखने 150 ml इंस्टिलेट अपन कर सकते हैं। वैसे ही अगर 16 वीक का हो तो 160 ml अपना क्या हो गया एथाक्रिडिन लैक्टेट हो गया, जिसे अपन इंसर्ट कर सकते हैं। पर मैक्सिमम ध्यान रखना है 150 ml से अबाउ नहीं करना है, उससे के कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट कर दिया फॉलिस कैथेटर के अंदर, अपन ने देख लिया गेस्टेशनल एज कितनी है 12 वीक है, तो 12 वीक के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 10 से करना है, तो 120 ml क्या करना है उसके अंदर इंसर्ट करना है। 14 वीक है तो 14 वीक को अपन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 140 ml उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद देखते हैं अपन इसके ये तो हो गया। अब क्या रिमूव कब करना है कैथेटर को, आफ्टर द 4 to 6 आवर के बाद अपन को क्या करना है कैथेटर को रिमूव कर लेना है। तो कैथेटर इज यूजुअली रिमूव आफ्टर 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे बाद वो कैथेटर को रिमूव कर लेना है। इंडक्शन अबॉर्शन इंटरनल नहीं है यहाँ पर, ये इंटरवल है कि जो इंडक्शन अबॉर्शन इंटरवल एक तरीके से बात कर सकते हैं अपन, जो पीरियड है कि रिमूव होने का, तो यहाँ पर इंटरवल कर लेना। इस जगह पर जो इंटरनल की जगह है वहाँ पर इंटरवल कर लेना। वेरीज फ्रॉम 12 to 48 आवर्स, कैन बी रिड्यूस बाय द गिविंग इंट्रावेनस ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ कैथेटर। रिमूवल ऑफ द कैथेटर के बाद क्या करना है, ऑक्सीटोसिन से रिमूव करना है, जिससे क्या हो जाएगा जो इंटरवल है, जो इंडक्शन अबॉर्शन का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस बाय द गिविंग इंट्रावेनस ऑक्सीजन कैन बी रिड्यूस बाय गिविंग इंट्रावेनस ऑक्सीजन इन्फ्यूजन आफ्टर रिमूवल ऑफ कैथेटर। रिमूवल ऑफ कैथेटर जैसे रिमूव किया
रिमूव करने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जैसे इन्फ्यूजन करेगा, तो जिससे क्या होता है कि अबॉर्शन होने के लिए ज़्यादा क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे अटैचमेंट था वो क्या करेगा, वो उससे से रिमूव करेगा, डिक्रीज करेगा उस कंडीशन से। तो विद इन द 12 to 14 आवर के अंदर क्या हो जाएगा, वो इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही देख रहा है कि एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, जैसे बोला एमनियोटिक इंस्टॉलेशन ऑफ 0.1% एथाक्रेडिन लैक्टेट जो होते हैं इंसर्ट करते हैं पॉलिस कैथेटर के थ्रू 150 ml, जिससे क्या कहते हैं अबॉर्ट होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, जिससे अबॉर्शन कर सकते हैं। एक तरीके से मेडिकल मेथड होता है, मेडिसिन के थ्रू क्या होता है कि इसको कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, अपन बात करेंगे इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अभी वो तो था कि एथाक्रेडिन लैक्टेट के थ्रू निकालना, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू क्या करना, बाहर की ओर अबॉर्ट करना या फीटस को बाहर की ओर निकालना या एक्सपेल आउट करना एक तरीके से। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन 180 ml क्या करेंगे, इंस्टिलेट करेंगे हाइपरटोनिक सलाइन अपन क्या इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे डेसिडो से क्या करता है, वो क्या करते हैं एक तरीके से सेपरेशन किससे करते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से डेसिडुआ से उनसे सेपरेशन कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अपन इसमें मेडिसिन देते हैं। ठीक है, दूसरी है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, रिस्क भी होने के चांसेस होते हैं, और ये 90 से 95% क्या होता है, ये 90 से 90% क्या होता है, 95% क्या होता है, अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन हाइपरटोनिक सलाइन, अगर इंट्रा एमनियोटिक एमनियोटिक के अंदर एक इंस्टिलेशन करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पर है, was popular is the past of cause abortion by separation of amniotic membrane, जिससे क्या हो जाए, सेपरेशन क्या हो जाएगी, जो अबॉर्शन होने का कारण क्या है कि सेपरेशन ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो अबॉर्शन हो जाएगा, डेसिडुआ एंड डेसिडुआ से सेपरेशन हो जाएगा, कॉजिंग लाइब्रेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। लाइब्रेशन का मतलब होता है कि लाइब्रेशन का मतलब है एक तरीके से फ्रीडम होना, जिसे बोल सकते हैं एक तो मुक्ति मिल जाना, एक तरीके से बोल सकते हैं मुक्ति, एक तरीके से मतलब एक कोज क्या होता है, लाइब्रेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके से क्या होता है, फ्रीडम हो जाता है, मतलब एक तरीके से दूर चला जाता है उस कंडीशन से। इस कंडीशन का मतलब यही है। तो ये कि ये कंडीशन इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन हाइपरटोनिक सलाइन है, जैसे इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद क्या करता है, वो कोज करता है अबॉर्शन, कि पॉपुलर इज द पास्ट टू कोज ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन होगा बाय द सेपरेशन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, सेपरेशन किसके द्वारा हो जाएगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से, डेसिडुआ से, जिसे कोजिंग लाइब्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाएगा, लाइब्रेशन क्या हो जाएगा, एक तरीके से मुक्ति हो जाएगी, एक तरीके से फ्रीडम हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कि अपन देखेंगे द सक्सेस रेट वाज 90 to 95% इन केसेस विथ इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। इंटरवल है ये इंटरनल है, इंटरवल है, इंटरवल ऑफ अबाउट 32 आवर्स। यहाँ पर भी यहाँ पर चेंज कर लेना, ये इंटरनल पता नहीं कैसे टाइप हो गया यहाँ पर, तो इंटरवल है, यहाँ पर भी इंटरवल आएगा। तो द सक्सेस रेट वाज 90 से 95% होती है इन केस ऑफ विथ इंडक्शन अबॉर्शन, इंटरवल ऑफ अबाउट 32 आवर्स। ठीक है, तो इसमें जो इंटरवल होता है कि 32 आवर्स तक क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है कि 32 आवर्स तक जब ये एक तरीके से सलाइन अपन इंसर्ट करते हैं तो सेपरेशन होते होते जब जो इंटरवल होता है उसका जो गैप होता है वो 32 आवर्स के तक वो कंप्लीट हो जाता है, और 90 से 95% क्या होता है, ये केसेस सॉल्व हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर यूज, अगर इसको लंबे टाइम तो यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ड्यू टू द रिस्क ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया सोडियम लेवल का क्या होता है, सोडियम का लेवल क्या होता है, बढ़ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, एंड डेथ रेट भी क्या होता है, बढ़ सकती है अबाउट 1 से 5%, 1000 इंस्टॉलेशन। अगर 1000 लोगों के अंदर बोल सकते हैं 1000 पीपल्स के अंदर अगर इंस्टॉलेशन करते हैं, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन हाइपरटोनिक सलाइन करते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 5 तक पहुँच सकते हैं, 1 से 5% क्या होते हैं पर पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो मैक्सिमम 5 की डेथ हो सकती है। 1000 के अंदर अपन ने ये रिसर्च किया तो पता लगा कि 1000 इंस्टॉलेशन करने पर 5 लोगों की मैक्सिमम क्या होती है, 5 लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इससे डेथ रेट भी क्या होती है, बढ़ती है। हाइपरनेट्रीमिया होने की कंडीशन होती है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और रीनल फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं जब ये कंडीशन करते हैं। तो अबॉर्ट ये पर इसमें जो अबॉर्शन होते हैं तो 90 से 95% की चांसेस होते हैं। ठीक है, थर्ड वन पढ़ा सी पता लग गया कि सी मतलब फर्स्ट था अपन ने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण, सेकंड वन अपन देखा था इसके एथाक्रेडिन लैक्टेट के कारण, और थर्ड वन देखा अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण अबॉर्ट कराना। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन के थ्रू, इसके थ्रू ऑक्सीटोसिन देने के बाद चलिए चारों मेडिसिन अपन देते हैं, तो चारों मेडिसिन से क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है या अलग अलग अपन दे सकते हैं।
द यूट्रस इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीटोसिन इंडक्शन एंड गैस्ट्रेशन एंड रिक्वायरिंग हाई डोजेज ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब एक तरह रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, एक तरीके से खिंचाव होता है वहाँ पर, मसल जो ज़्यादा खिंचाव होता है, तो ऑक्सीटोसिन के देने के बाद क्या होता है वो गैस्ट्रेशन हाई डोज देना अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रेशन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 1 वीक का हो गया, 2 वीक का हो गया, 3 वीक, तो जैसे जैसे अटैचमेंट क्या होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब एक ताकत बढ़ जाएगी, जिससे रिमूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसलिए हाई डोज किसकी देनी पड़ती है, ऑक्सीटोसिन की, जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वहाँ से रिलैक्स करेगा उस चीज़ को, अटैचमेंट को वहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो इसलिए हाई डोज देनी होती है गेस्टेशन अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन एज। इट इज कॉमनली यूज इन द एडजुवेंट एक्स्ट्रा एमनियोटिक एथिलीन लैक्टेट इंस्टॉलेशन फॉर डिक्रीजिंग इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल, कि जो कॉमनली यूज करते हैं अपन एक्स्ट्रा एमनियोटिक एथिलीन लैक्टेट, क्योंकि डिक्रीज करता है इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल, जो टाइम है डिलीवरी होने का, एक तरीके से अबॉर्ट होने का जो टाइम होता है उसको क्या करते हैं कम करती है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। इस चक्कर में वो क्या करते हैं एथिलीन लैक्टेट भी इंस्टिलेट साथ साथ में करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑक्सीटोसिन और एथिलीन लैक्टेट का, जिससे वो जल्दी से जल्दी अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। समझ में आएगा यहाँ तक? तो ये ऑक्सीटोसिन का है। तो अपन ने 4 मेथड पढ़ लिए इसके अंदर। ये सेकंड ट्राइमेस्टर के, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेडिकल मेथड थे उसके 4 मेथड थे, जो मेडिसिन के थ्रू भी होता है, सॉल्यूशन के थ्रू होता है, ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन के थ्रू भी अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। सर्जिकल मेथड में अपन फर्स्टली अपन देखते हैं डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन। मेरे को इसके अंदर डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। डायलिटेशन इवाक्यूएशन आप जानते हैं, डायलिटेशन इवाक्यूएशन क्या होता है, बस इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि डायलिटेशन इवाक्यूएशन के सेकंड ट्राइमेस्टर में ये मोस्टली एडवाइजेबल नहीं होता है कि इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकें, बट ये कि डायलिटेशन इवाक्यूएशन एक तो बोल सकते हैं अपन कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके लास्ट में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जैसे बोल सकते हैं अपन 11th वीक पे या 12th वीक पे, और बोल सकते हैं अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर 13 to 14 वीक पे अपन इसको अबॉर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर कर सकते हैं, डायलिटेशन इवोल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एडवाइजेबल नहीं होता है ये। ठीक है, इसलिए ये इसको मैंने थोड़ा डिटेल से लिखा है। तो वैसे आप डायलिटेशन इवोल्यूशन के बारे में आप जानते हो क्या होता है, डायलेट करके इवोल्यूट करके, डायलेट करके इवोक्यूएशन किया जाता है, एक तरह से बाहर क्यों निकाला, फीटस को बाहर क्यों निकाला जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें डायलिटेशन एंड इवोक्यूएशन इज नॉट एडवाइजेबल एज सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन प्रोसीजर, कि डायलिटेशन इवोक्यूएशन जो प्रोसीजर है उसको नॉट एडवाइजेबल इन इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर, एज सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन प्रोसीजर के अंदर इसको एडवाइजेबल नहीं है। दिस प्रोसीजर समटाइम्स डन इन द लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर where neither vacuum aspiration nor second trimester abortion procedure are very effective, कि अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोसीजर है सम टाइम की अपन यूज़ कर सकते हैं कि लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है उससे पहले ये अबॉर्शन कराने के लिए ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं 11th वीक पे, 12th वीक पे, और बोल सकते हैं अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर जो जल्दी से जल्दी मतलब एक तरीके से अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर 13 वीक पे या 14 वीक पे अपन कर सकते हैं। वेयर नाइदर कब कर सकते हैं? वेयर नाइदर वैक्यूम एस्पायरेशन नॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन प्रोसीजर इज वेरी इफेक्टिव, कि अगर कोई वैक्यूम एक्सपायरेशन से नहीं हो रहा हो या बोल सकते हैं और कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन करने के लिए कोई और प्रोसीजर नहीं हो, तभी अपन डायलिटेशन इवोक्यूएशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं, अदरवाइज डायलिटेशन इवोक्यूएशन नहीं करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? प्रोसीजर में भी नीड टू परफॉर्म अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडलाइंस, अल्ट्रासाउंड यूएसजी के साथ साथ ही ये प्रोसीजर किया जाता है, अदरवाइज इस प्रोसीजर को नहीं करना चाहिए। जब अगर प्रोसीजर नहीं चल मतलब एक तरीके से अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अपन यूएसजी नहीं चल रही है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी नहीं हो रही, तो ये प्रोसीजर करने में नहीं सही रहता है। तो प्रोसीजर में भी नीड टू भी परफॉर्म किसकी जरूरत होती है? अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, उसकी गाइडलाइन की जरूरत होती है कि आप जो भी प्रोसीजर करेंगे गाइडलाइन, क्योंकि उसको डायलेट करें तो क्योंकि इंजुरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके लिए अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेशन रेट हायर इन सेकंड ट्राइमेस्टर डायलिटेशन इवोक्यूएशन, और कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायलिटेशन इवोक्यूएशन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन होने के, इसलिए ये अपन कम ही करते हैं। तो सर्जिकल मेथड हो गया, डायलिटेशन फर्स्ट है डायलिटेशन एंड इवोक्यूएशन। सेकंड अपन बात करेंगे डायलिटेशन एक्सट्रैक्शन। डायलिटेशन एक्सट्रैक्शन में इसमें ओम फोर्सेप की यूज़ करके अपन बाहर की फीटस को बाहर निकालते हैं। तो इन दिस कंडीशन आफ्टर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स को डायलेट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटस प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं एंड परफॉर्म विद द ओम फोर्सेप, ओम फोर्स के थ्रू फीटस को बाहर निकाल देते हैं, जिसमें ट्रॉमा होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है। तो डायलिटेशन एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड वन यूज करते हैं
हिस्टेरेटोमी में सिजेरियन सेक्शन के थ्रू के बाहर की ओर निकालते हैं, जिसे बोलते हैं हिस्टेरेटोमी। तो हिस्टेरेटोमी में रेयरली भी रिक्वायर्ड फॉर सम केसेज इंड्यूस अबॉर्शन, बहुत कम केसेज में अपन यूज़ करते हैं कि इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर बहुत सम रेयर केसेज में यूज़ किया जाता है। एक क्लासिक यूट्राइन इंसिजन इज गिवन बिकॉज लोअर यूट्राइन सेगमेंट नॉट डेवलप वेल इनफ अर्ली इन प्रेगनेंसी, कि ये एक तरह से यूट्राइन इंसिजन वहाँ पे कट करते हैं लोअर पार्ट के अंदर, बिकॉज लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नॉट डेवलप वेल, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता इनफ अर्ली इन प्रेगनेंसी, जल्दी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, तो इसलिए यूट्राइन इंसिजन गिवन द मतलब क्लासिकल यूट्राइन इंसिजन क्या करते हैं, वहाँ से कट कर देते हैं, वहाँ से बाहर की सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बाहर की ओर फीटस को निकाल देते हैं, जिससे प्लेसेंटा कंप्लीटली क्या होता है पूरा बाहर की ओर अबॉर्ट कर लिया जाता है, वो कहलाता है हिस्टेरेटोमी। ठीक है, तो हिस्टेरेटोमी के थ्रू अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया था? तो आपका ये सर्जिकल मेथड भी कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। ठीक है, सर्जिकल मेथड के जो सेकंड ट्राइमेस्टर का था उसमें सर्जिकल मेथड कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आफ्टर केयर फॉर एमटीपी, कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने के बाद कैसे केयर करनी चाहिए, किस तरीके केयर करनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप देखिए, फर्स्टली वाइटल साइन चेक करना ज़रूरी है। वाइटल साइन ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, आप असेस करना ज़रूरी है, मतलब बोल सकते हैं कि चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वॉच ब्लीडिंग फॉर वेजाइना, आपको देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है वेजाइना के थ्रू। अगर वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है तो आपको सडनली आपको इमीडिएटली आपको चेक कराना ज़रूरी है। इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस इस प्लेसेंटा इज नॉट कम्प्लीटली डिलीवर्ड, अगर इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस कि यूट्रस में से कुछ इवैक्यूएशन इफ प्लेसेंटा इज नॉट कम्प्लीटली डिलीवर्ड, कि आपको कि प्लेसेंटा आपको इवैक्यूएशन यूट्रस में कम्प्लीटली हुआ कि नहीं हुआ, इफ प्लेसेंटा इज नॉट कम्प्लीटली डिलीवर्ड, कि प्लेसेंटा पूरा निकला कि नहीं निकला, आपको देखना है, वो चेक करना कि प्लेसेंटा तो कहीं निकला है कि नहीं निकला, पूरा कम्प्लीटली निकला है निकला, आपको देखना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करानी है, एम्पिसिलिन करानी है 500 mg 6 ओनली, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वाइस ए डेली कैन बी आल्सो गिवन, आपको 100 mg डॉक्सीसिलिन आपको प्रिस्क्राइब करानी है अगर जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा हो। क्या पता पहले से प्रेगनेंसी हो, मतलब प्रेगनेंसी पहले से बच्चा हो जो क्या कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उसको अगर डॉक्सीसाइक्लिन तभी देनी है जब उसको वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा हो, तब मतलब एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हो तब मदर, तभी आपको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg देनी है, अदरवाइज आपको नहीं देनी है। NSAID देनी है कोई पेन मैनेजमेंट के लिए। NSAID यूज फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव, पास्ट नहीं पोस्ट लिखना है यहाँ पे, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, कि ऑपरेशन होने के बाद कि जो भी पेन होता है उसके रिलीव करने के लिए NSAID देते हैं। NSAID आप जानते हो फार्मा के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेमेटिनिक्स एंड कैल्शियम आर टू बी प्रिस्क्राइब फॉर 6 वीक्स आफ्टर MTP। हेमेटिनिक्स और कैल्शियम आपको प्रिस्क्राइब करनी है फॉर 6 वीक तक, 6 वीक आफ्टर द MTP के बाद 6 वीक्स तक आपको क्या करनी है, हेमेटिक्स एंड कैल्शियम देना है। और हेमेटिनिक्स में क्या होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन B12 भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है, जिससे क्या होता है जो फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल का, वो होता है ब्लड का फॉर्मेशन करता है एक तरीके से। विटामिन होते हैं जो हेल्प करता है बच्चों को, जो इम्यूनिटी पावर के लिए भी हेल्प करता है, तो हेमेटिक्स मदर को हेल्प करता है, इसलिए हेमेटिनिक्स और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ज़रूरी है, IUCAD या कुछ भी अपन बोल सकते हैं, IUCAD इंट्रायूट्राइन बोल सकते हैं अपन, वो करवा सकते हैं। तो आप एक बोल सकते हैं हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि सिक्योर हो जाएगी आगे जो भी प्रेगनेंसी अगर प्री प्लानिंग ना हो तो उस कंडीशन से अपन रह सकते हैं, जिसमें सर्जिकल स्टरलाइजेशन हो सकता है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, IUCD हो सकता है, या बेरियर मेथड्स हो सकते हैं। इसमें चारों अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण वो आगे प्रेगनेंसी को अपन रोक सकते हैं। जब प्लान हो तभी अपन इसको हटा सकते हैं या फिर अपन कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाना ज़रूरी है। नोट फॉलो अप विजिट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मैं बता दूँ कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए जरूरी क्योंकि ये जो इंड्यूस अबॉर्शन है ये प्री प्लान पहले से होता है। ये प्लान इसकी प्लानिंग होती है अबॉर्ट कराने की, कि पहले से प्लान कर रखा है, लीगली हो या इलीगल हो, प्लान होता है कि अपने अबॉर्ट कराना, तो इस टाइम की कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिससे वो कंसीव ही ना करे। कि MTP तो हो गई, अब होने के बाद विजिट कब करानी है या चेकअप कराने दोबारा कब जाना है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट विजिट आफ्टर द 2 वीक्स ऑफ MTP एंड सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि जो फर्स्ट विजिट है वो तो होगी आफ्टर 2 वीक्स ऑफ MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई उसके 2 वीक बाद फर्स्ट विजिट करानी है।
सेकंड करानी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गई उसके बाद ही आपको जाना है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ गई है तो आपको विजिट कराने जाना है, पेशेंट को अपन को बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट याद करते हैं अपन लास्ट एंड फाइनल जो इसके अंदर टॉपिक है, अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, कि अबॉर्शन कराने पर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? इसमें 2 टाइप्स की कॉम्प्लिकेशन कर रखे हैं मैंने, अर्ली कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो प्रोसीजर के होते हैं वो कहते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। तो लिखा हुआ है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन विद इन द 24 आवर्स ऑफ द प्रोसीजर, कि जो 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। पहला है कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ब्लीडिंग हो गई और तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, उस कंडीशन में हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हेमरेज होने के कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शॉक, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो शॉक होने के बहुत ज़्यादा इमीडिएट कंडीशन हो सकती है। यूट्राइन परफोरेशन, यूट्राइन परफोरेशन होता है एक तरीके से मान सकते हैं कि इंजरी हो जाए, कि इंजरी के साथ में ब्लड वेसल्स के अंदर या बोल सकते हैं अपन कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब क्या है कि जब प्रोसीजर के टाइम पे, अबॉर्ट करने के टाइम पे डायलिटेशन क्यूरिटीज करते हैं ऑफ द यूट्रस कैविटी का यूट्राइन कैविटी का, जो डायलिटेशन क्यूरिटीज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में एक्सीडेंटली हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल, वो क्या होता है थिकनेस हो जाती है एक साइड इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने पर, जो परफॉर्म करने पर ये थिकनेस हो जाती है, उससे परफोरेशन एक बोलते हैं यूट्राइन की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, उसे बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन होने की चांस। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, अगर ब्लीडिंग होगी, क्लोट जम जाए, क्या होता है क्लोट बन के होगा अंदर की ओर इंसर्ट हो जाए तो थ्रोम्बोस के बनने के चांसेस होते हैं, एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं, तो थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट अबॉर्टल ट्रेड एंड ब्लीडिंग, कि अबॉर्शन होने के बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ट्रेड ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, एंड लो ऑफ ग्रेड फीवर, इन्फेक्शन वगैरह फीवर हो सकता है, कैन अकर ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट एंड कंसेप्शन इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा तो ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर मान लो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ, कुछ पार्ट्स रह गए अंदर या कुछ बोल सकते हैं कंसीव तो कर लिया, एक तरीके से एक्सपेल आउट पूरा बेबी कर लिया, क्या पता प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह गया हो, कुछ मटेरियल कोई ऑर्गन रह गया हो बच्चे का, उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं उसकी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या बोल सकते हैं इन्फेक्शन के कारण फीवर भी होने के चांसेस हो सकते हैं, उस कंडीशन में हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन हेमरेज हो सकता है, शोक हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमेन पेन या ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन अर्ली विद इन द 24 आवर्स के अंदर होने की चांसेस होते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि डिलेड कॉम्प्लिकेशन अकर फ्रॉम 24 आवर्स 2 वीक्स, कि 24 घंटे के बाद 2 वीक्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन अकर फ्रॉम द 24 टू 2 वीक्स, 24 घंटे से लेकर 24 घंटे के बाद से लेकर 2 वीक तक कंटिन्यू, 2 वीक तक जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन काउंट करते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशन कहलाते हैं। इसमें होता है कि पोस्ट अबॉर्टल ब्लीडिंग, कि अबॉर्शन होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, क्या पता 1 वीक के बाद हो, तो ये कॉम्प्लिकेशन एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये 1 वीक के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। कंटिन्यू प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि कंटिन्यू प्रेगनेंसी रह सकती है, क्या पता कई अबॉर्शन ऐसे होते हैं कि जब अबॉर्ट हो गया तो बच्चा कंटिन्यूस है, तो उस कंडीशन की हो सकती है। यूट्राइन इन्फेक्शन, यूट्राइन कैविटी के अंदर हो सकते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है, ब्लीडिंग हो गई या अबॉर्ट हो गया तो उस जगह से रप्चर हुई कोई भी चीज़, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पोस्ट अबॉर्टल डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, कि जो अबॉर्टल हुआ है तो डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पर अबॉर्शन हुआ है, क्या बोल सकते हैं पोस्ट अबॉर्टल डिसफंक्शन, प्रॉपर्ली फंक्शन ही वर्क नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर भी क्या होता है ब्लीडिंग हो सकती है। स्कार एंडोमेट्राइटिस, जो एंडोमेट्राइटिस स्कार में एक तरीके से स्कार बन जाता है, बोल सकते हैं अपन जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पर स्कार बन जाएगा, या एंडोमेट्रियम जो इन्फ्लामेशन हो गया एक तरीके से, कि अपन स्कार एंडोमेट्राइटिस को वैसे बहुत रेयर डिजीज़ होती है, इसको अपन डिफ़िकल्टी होती है डायग्नोस करने के लिए इसके अंदर। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें एब्डोमिनल वाल क्या होती है पेन करती है, जहाँ पर इंसिजन साइट है कि तो मेंस्ट्रुएशन कॉमनली फॉलो होती है, इसमें गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज होती है, उस कंडीशन में क्या होता है स्कार बन जाता है एंडोमेट्राइटिस में, एंडोमेट्रियम लेयर पर, तो उसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन में लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये कि लेट कॉम्प्लिकेशन में अपन देख सकते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशन में पोस्ट अबॉर्टल ब्लीडिंग, कंटिन्यू प्रेगनेंसी, यूट्राइन इन्फेक्शन, पोस्ट अबॉर्टल डिसफंक्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग, स्कार थ्रोम्बोसिस, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपका ये अबॉर्शन टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, अबॉर्शन आपका कंप्लीटली फिनिश मेरी तरफ से।
आप इसके नोट्स सिस्टमेटिकली बना लीजिए। टोटल लेक्चर इसके 14 के आसपास हो गए हैं, 14 या 15 लेक्चर हो गए हैं। 15 क्लासेस के आप पूरे लेक्चर इसको अच्छे से सुनिए, समझिए और नोट्स कंटिन्यू लिख लीजिए। पूरे लेक्चर के साथ पार्ट वाइज है, तो 15 पार्ट्स इसके पूरे कंप्लीट हुए हैं। अबॉर्शन टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, शायद कल अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।